Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to another chapter of this series named as oscillation. आज oscillation discuss करना है and I will try to explain the whole chapter in this lecture. लेकिन अगर कोई टाइम लगता है तो हम इसका दूसरा लेक्चर भी प्रिपेयर कर लेंगे जिसमें मेजॉरिटी मैंने जो है वो पास पेपर के ऑब्जेक्टिव्स को ही डिस्कस करना है। तो चलें टाइम को देखते हुए अपने टॉपिक पर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला जो है आप फंडामेंटल टर्म्स इस ऑसिलेशन के मुतालिक पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला जो हम टर्म डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन के हम जो है वो वाइब्रेटरी मोशन किसे कहते हैं। सो आई हैव जस्ट राइट डाउन हियर दैट व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन। हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन के मुतालिक आप पढ़ चुके हैं कि वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास एक टू एंड फ्रो मोशन होता है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। और फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास क्या कहलाती है, मीन पोजीशन कहलाती है। तो वाइब्रेटरी मोशन को आप सिंपली जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कह सकते हैं। सो आई जस्ट राइट इट डाउन हियर दैट वाइब्रेटरी मोशन इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी बॉडी। कोई भी बॉडी अगर टू एंड फ्रो मोशन करेगी या बैक एंड फोर्थ मोशन करेगी तो हम उसे भी क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं, किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट के अलावा। उसके बाद जो वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास है वो हमारे पास क्या कहलवाता है, वो हमारे पास पीरियोडिक मोशन कहलवाता है। सो वाइब्रेटरी मोशन इज द पीरियोडिक वन। वाइब्रेटरी मोशन जो है हमारे पास वो क्या कहलवाएगा, वो कहलवाएगा पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एक ऐसा मोशन जो खुद को रिपीट करे आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट रिपीट इटसेल्फ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट जो है आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मैं आपको कहूं कि एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से जो है ना वो निकला किसी भी एक पॉइंट की तरफ जाने के लिए 1 सेकंड में, और दोबारा अगेन वो वापस लौटा 1 सेकंड के अंदर। इसी तरीके के साथ अपने मोशन को 1 सेकंड में वो रिपीट करता जाए, दैट रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो मोशन खुद को रिपीट करे बराबर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के हिसाब से, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, उस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो वो इंटरवल ऑफ टाइम कितना भी बन सकता है, मैंने तो यहाँ पर आपको जस्ट 1 सेकंड का जो है वो टाइम बताया था। तो ये ऑसिलेशन के मुतालिक आपने कुछ जो है वो वाइब्रेटरी मोशन को जहन में रखना है कि वाइब्रेटरी मोशन इज द पीरियोडिक मोशन। उसके बाद नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो पीरियोडिक मोशन के अंदर एक और मोशन भी आता है जिसको हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। सो पीरियोडिक मोशन के अंदर हमारे पास एक अनदर टाइप ऑफ मोशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या फर्क होता है, जैसे मैं आपको कहूँ कि एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ऐसे ये मेरे पास एक सर्किल है। अब इस सर्किल का कोई ना कोई सेंटर होगा, तो ये उस सर्किल का सेंटर है, ठीक है। अब इस सेंटर के अलोंग जितने भी डिस्टेंस हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको तो हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक, 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 तो वो डिस्टेंस दर हकीकत चेंज नहीं होता। लेकिन वाइब्रेटरी मोशन के अंदर वो क्या होता है, वो डिस्टेंस चेंज होता रहता है। जैसे मैं बात करूं किसी सिंपल पेंडुलम की, ठीक है, तो हमारे पास ये एक जो है वो रस्सी है। उस रस्सी में हमने बॉल को अटैच कर दिया और बॉल को हमने डिस्प्लेस कर दिया किसी और पोजीशन के अलोंग, जिसको आप एक्सट्रीम पोजीशन का नाम कहते हैं। तो वो जो बॉल है अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन भी जाएगा और अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन भी जाएगा। वैसे टू एंड फ्रो का मतलब ये होता है, टू का मतलब होता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन और फ्रो का मतलब होता है फ्रॉम मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से दूर और मीन पोजीशन की तरफ। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है वाइब्रेटरी मोशन के अलावा। अच्छा, ये सर्कुलर मोशन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि इसका डिस्टेंस चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। डिस्टेंस सर्कुलर मोशन के अंदर चेंज नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है उसका डिस्टेंस वेरी कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने मीन पोजीशन की बात कर रहा था। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, और वो एग्जांपल हमारे पास है सिंपल पेंडुलम का। सो सिंपल पेंडुलम का हमारे पास एग्जांपल है। और उस अच्छा, ये सिंपल पेंडुलम वैसे हमारे इस एमडीकेट के कोर्स में है नहीं, तो मैं आपको सिंपली तरीका बता देता हूँ। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि हमारे पास एक धागा होता है, उस धागे में हमने एक बॉल को अटैच कर देना होता है, और बॉल की जो ये ओरिजिनल पोजीशन होती है, इस इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इस पोजीशन को हम बॉल की मीन पोजीशन कहते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना होगा। उसके बाद इस मीन पोजीशन को हम एक और नाम भी कहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन।
इस मीन पोजीशन को आप क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन का भी नाम देते हैं। अच्छा, मीन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन का नाम क्यों देते हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज द नेट फोर्स ऑन दैट पोजीशन एक्टिंग ऑन द बॉल मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि जितने भी नेट फोर्स लग रहे हैं ना बॉल के ऊपर इस पॉइंट के अलोंग, वो सारे नेट फोर्स किसके बराबर हो जाते हैं, 0 के बराबर हो जाते हैं। इसी तरीके के साथ देयर इज अनदर पोजीशन, यहाँ पर इस बॉल की अनदर पोजीशन भी होती है, अगर बॉल को डिस्प्लेस किया जाए इस पोजीशन के अलोंग, यहाँ तक बॉल आ जाए, यानी यहाँ से यहाँ तक बॉल आ जाए, तो ये जो आपको पोजीशन नजर आ रही है, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इस पोजीशन को हम एक्सट्रीम पोजीशन का नाम दे देते हैं। So there is another position for the ball named as extreme position. अच्छा, इस extreme position का जो दूसरा नाम है वो हमारे पास होता है resting position। ये आपने याद करना होगा, हो सकता है किसी ऑब्जेक्टिव में एक्सट्रीम नहीं बल्कि रेस्टिंग यूज करें। अच्छा, इसके रीजन क्या है कि यहाँ पर रेस्टिंग पोजीशन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है बॉल की वो 0 के बराबर होती है, तो इस रीजन की वजह से हम इसको रेस्टिंग पोजीशन का नाम दे देते हैं। सो दिस वन इज अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट वाइब्रेटरी मोशन, और उसके अंदर ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूज हुई थी जिसको हमने मीन और एक्सट्रीम का नाम दिया था, वो मीन और एक्सट्रीम जो है वो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर लिए। अच्छा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने जहन में रखनी होगी वाइब्रेटरी मोशन के अलावा, वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके देता हूँ आपको। उसके बाद हम डायरेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसकी एक और पॉइंट है वाइब्रेटरी मोशन के अंदर हम डिस्कस करना चाहें, और वो ये पॉइंट है कि हमारे पास जितने भी ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन है वो लीनियर मोशन है। ठीक है, याद रखिएगा, एवरी वाइब्रेटरी मोशन, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एवरी वाइब्रेटरी मोशन इज अ लीनियर। हर जो वाइब्रेटरी मोशन है वो हमारे पास क्या हो सकता है, लीनियर बन सकता है, मोशन इज लीनियर। देखिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर वाइब्रेटरी मोशन लीनियर क्यों बन सकता है ना, इस पॉइंट का रीजन क्या है। देखिए, इसको मैं यहाँ से रेड कलर से शो कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में बना देता हूँ। यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ से एक पार्टिकल निकला और यहाँ पर आया पॉइंट बी की तरफ। ठीक है, फिर बी से दोबारा फिर कहाँ पर लौटा, ए की तरफ लौटा, फिर ए से कहाँ तक की तरफ लौटा, बी की तरफ लौटा। देखें, बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, कोई ना कोई इसकी ओरिजिन पोजीशन होगी, ठीक है, जो सेंटर वाली पोजीशन होगी उसके जो है वो मतलब लीनियर मोशन में भी मूव कर रहा है और बैक एंड फोर्थ भी मूव कर रहा है, तो हम इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कह सकते हैं, लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, सो एवरी वाइब्रेटरी मोशन इज लीनियर, हर वाइब्रेटरी मोशन लीनियर बन सकता है, लेकिन एवरी लीनियर मोशन वाइब्रेटरी मोशन बन भी सकता है, वाइब्रेटरी मोशन नहीं भी बन सकता। तो ये पॉइंट्स भी आपने याद रखनी है कि एवरी लीनियर मोशन, हर जो लीनियर मोशन है वो क्या, एवरी लीनियर मोशन मे आर मे नॉट बी वाइब्रेटरी। देखिए, ऊपर वाले एग्जांपल में हमने वाइब्रेटरी का एग्जांपल पढ़ा, लेकिन हो सकता है कि ये वापस ना लौटे, मे बी आर मे नॉट बी वाइब्रेटरी। ऊपर वाले एग्जांपल जो हमने बताया, ऊपर वाले एग्जांपल में वो वापस लौट रहा है, अगर वापस ना लौटे तो हम उसको लीनियर तो कहेंगे, लेकिन हम उसको वाइब्रेटरी नहीं कह सकते। तो वाइब्रेटरी बन भी सकता है, वाइब्रेटरी नहीं भी बन सकता। तो ये कुछ रीजनेबल ऑब्जेक्टिव्स आपको ध्यान में रखने होंगे। इज इट क्लियर? चलें आगे की तरफ मूव करें। तो चलें सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ मूव करते हैं, जो आपके सिलेबस में भी गिवन है। ओके, सो मैं इस चीज को अरेज करूंगा यहाँ से। चलें इसको सेव कर लेते हैं यहीं से, फिर हम जो है वो इसके दूसरे पेज की तरफ हम चलते हैं। चलें, तो पीछे से वो मेरे पास गिवन है, ये देख लें, तो जब आपको नीड होगी तो वहां से उसको जो है ना वो क्लियर कर लेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम दूसरे पेज की तरफ हम चलते हैं। तो अभी हमने डिस्कस करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये एक टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय SHM। तो इसको हम SHM के हिसाब से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, वी आर डीलिंग राइट नाउ विद सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज रिप्रेजेंटेड एज SHM, जिसको हम SHM के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, एक तो ये टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है, ये तो आपने ध्यान में रखना होगा। उसके अंदर इसकी पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो पहली पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो पार्टिकल की एक्सेलरेशन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के साथ, है ना। यानी कि जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये पहली पॉइंट आपने ध्यान में रखनी है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद जो इसकी दूसरी पॉइंट है वो ये है, यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन का अगर डायरेक्शन चाहिए तो वो कंडीशन हमें बताई गई, और वो कंडीशन हमें क्या बताई गई कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ए इज ऑलवेज डायरेक्टेड, यानी हमेशा अगर कोई पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है ना,
तो आपने समझना है कि जिसकी जो एक्सेलरेशन होगी उसका डायरेक्शन फिर भी कहाँ की तरफ बनेगा, मीन पोजीशन की तरफ ही बनेगा। तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही बनेगी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। हाँ मतलब कि हो सकता है ना कि वो जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ भी जाए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर -x इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और ये -x किसको शो करता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन को। अच्छा, इसको जो है मैं थोड़ा सा ग्राफिकली एक्सप्लेन करना चाहूँ अब अगर इस कॉन्सेप्ट को, कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन का हम कॉन्सेप्ट कैसे ले सकते हैं। देखिए बड़ा सिंपल सी अरेंजमेंट है इसकी। जैसे मेरे पास अगेन वही सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट है, मेरे पास एक बॉल है, हमने एक बॉल को डिस्प्लेस किया। अब मैं कह रहा हूँ कि ये बॉल जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, ये एरो जो है ना एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ शो कर रहा है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, यानी कि बॉल अगर किस डायरेक्शन जा रहा है, एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। लेकिन जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वो होगा, वो क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन ऐसे। इसी तरीके के साथ अगर हमारे पास किसी भी सिंपल पेंडुलम में जो बॉल है वो एक्सट्रीम से कहाँ जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ, तो वेलोसिटी का भी वही डायरेक्शन होगा और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी क्या बनेगा, सेम उसी तरफ ही बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना है यहाँ पर। जो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वही वेलोसिटी का डायरेक्शन है, लेकिन जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो हमेशा कहाँ बनेगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही बनेगा। तो ये सेकंड पॉइंट आपने याद करनी है एक्सेलरेशन के अलावा। उसके बाद इसकी थर्ड पॉइंट है, एसएचएम की कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है ये थर्ड पॉइंट, और वो ये आती है कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल है ये थर्ड पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए ये थ्योरेटिकल बातें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो मैं ऑब्जेक्टिव आगे चल के डिस्कस करूंगा उन पर ज्यादातर जो है ना वो थ्योरेटिकल बातें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ वन है, वो फोर्थ वन ये है कि जो एसएचएम का वेव फॉर्म बनेगा, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का वेव फॉर्म बनता है, अगर आप एसएचएम को डिस्कस करेंगे और एसएचएम के आप वेव पैटर्न को देखेंगे, वेव फॉर्म को देखेंगे, तो एसएचएम का जो वेव फॉर्म बनता है उस वेव को हम क्या कहते हैं, उस वेव को हम कहते हैं साइनोसोइडल वेव्स। सो द वेव पैटर्न ऑब्टेन्ड हियर इज नेम्ड एज साइनोसोइडल वेव्स। उसको हम साइनोसोइडल वेव का नाम देते हैं, और साइनोसोइडल वेव का मतलब होता है साइन फंक्शन, और जो साइन फंक्शन है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हमेशा स्टार्ट होता है फ्रॉम मीन पोजीशन। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये दरहकीकत क्या होता है, ये एक साइन फंक्शन होता है। दिस वन इज अ साइन फंक्शन, ये एक साइन फंक्शन वेव ग्राफ होता है, ठीक है। और अगर साइन वेव ग्राफ यहाँ पर बनाना चाहूँ तो उसकी फिगर कुछ इस तरीके से बनती है हमारे पास, तो इसको हम साइन वेव का ग्राफ नाम दे देते हैं। तो ये आपको चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन ध्यान में रखने होंगे। पहला क्या है कि भाई एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। थर्ड वन क्या होगा कि भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल है। एंड फोर्थ वन क्या होगा कि एसएचएम का जो वेव फॉर्म बनेगा उस वेव फॉर्म को हम साइनोसोइडल वेव कहते हैं, वो मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, और उस ग्राफ को हम साइन वेव ग्राफ का भी नाम दे देते हैं। उसके बाद जैसे अभी हम दो पोजीशंस की बात कर रहे हैं, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, तो उसके मुतालिक हम कुछ कांस्टेंट टर्म्स को जो है ना वो जहन में रख लेते हैं, ठीक है। और वो कांस्टेंट टर्म्स क्या है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखें यहाँ पर मैं एक्सप्लेन लिख लेता हूँ कि हमारे पास एक पोजीशन होगी मीन पोजीशन। हम मीन पोजीशन के अराउंड देखेंगे कि भाई कुछ क्वांटिटी कैसे होंगी, और कुछ क्वांटिटीज हम देखेंगे अराउंड एक्सट्रीम पोजीशन। ये बड़ी लाजमी है, क्योंकि ये पास पेपर्स में भी मुझे बहुत मरतबा नजर आई है कि मीन पोजीशन पर आप कैसे चेंजिंग करेंगे क्वांटिटीज को, और एक्सट्रीम पोजीशन पर आप कैसे चेंजेस करेंगे, ठीक है। डियर व्यूवर्स, अगर सबसे पहले आपसे वेलोसिटी पूछी जाए मीन पोजीशन पर, तो वेलोसिटी जो होती है मीन पोजीशन पर वो क्या होती है, वो होती है मैक्सिमम, ठीक है। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो इसके साथ जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसी तरीके के साथ यहाँ पर जो इसकी मोमेंटम होगी पी, पी का मतलब है मोमेंटम, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगी, मोमेंटम भी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखता जा रहा हूँ मोमेंटम इज आल्सो मैक्सिमम हियर। मोमेंटम की भी जो फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम ही कंडीशन में मिलेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने टोटल एनर्जी कांस्टेंट कहा था, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, वो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी।
So I just write it down here. Potential energy becomes zero. So velocity is maximum, kinetic energy is maximum, momentum is maximum and potential energy zero. इसी तरीके के साथ यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का मेन पोजीशन पर वो क्या होगा, जीरो होगा. इसी तरीके के साथ जो एक्सेलरेशन होगी वो भी क्या होगी, यहाँ पर जीरो के बराबर. तो ये कुछ कांस्टेंट टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे अबाउट मीन पोजीशन. इसी तरीके के साथ अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चले जाएं तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो वेलोसिटी मीन पर मैक्सिमम थी, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम यानी जीरो. यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो. यहाँ पर मोमेंटम मैक्सिमम थी तो यहाँ पर मोमेंटम क्या हो जाएगी, जीरो. देखें मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का टर्म आता है तो उसकी निस्बत आप इनको फाइंड करेंगे. यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी तो यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मैक्सिमम. और इसी तरीके के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम. और याद रखिएगा दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी को हम जो है वो एक्स नॉट या ए के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं. उसके बाद अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन की हमें क्या मिलेगी, हमें एक्सेलरेशन भी यहाँ पर मैक्सिमम मिल जाएगी. अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए कि भाई टोटल जो एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, आप कहेंगे यहाँ पर पूरे प्रोसेस के अंदर जो टोटल एनर्जी रहेगी वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से रहेगी. और वो क्या रहेगी हमारे पास, वो रहेगी कांस्टेंट या कंजर्व्ड रहेगी. तो ये आपको मीन और एक्सट्रीम के मुतालिक कुछ टर्म्स जहन में होने चाहिए अबाउट ऑल दीज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स. इज इट क्लियर? क्योंकि ये बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है और उन्हीं चीजों को आपने जो है ना आगे पुट फॉरवर्ड कर देना है. अच्छा हाँ, उसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स रिलेट होंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा, एम्पलीट्यूड होगा. तो मैं कुछ पॉइंट्स तो आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, फर्स्ट पेज वाले में. वहीं से भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, लेकिन उनके दर हकीकत यहाँ पर फार्मूलाज यूज होंगे तो फार्मूलाज यहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, तो मैं इसको आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं पेज नंबर 4 पर. तो यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे टर्म्स रिलेटेड विथ ऑसिलेटरी मोशन. हमारे पास कौन से टर्म है जो ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन के साथ रिलेट होंगे. तो यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ कि अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं और वो ऑसिलेटरी मोशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो टर्म आएगा उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर मैं INST लिखूंगा, आप समझ जाइएगा कि मैं बात कर रहा हूँ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की. अच्छा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट उस डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं जो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हो सकता है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हो सकता है. और इसी तरीके के साथ इसका जो भी मतलब डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम मीन पोजीशन बनेगा. अगर इसकी इक्वेशन लिखनी चाहें तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है, इसकी इक्वेशन बनती है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा. अब ये जो साइन ऑफ थीटा है ये क्या है हमारे पास, ये गिवन होगी, एंगल होगी जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट में आपको शो की जाएगी. और ये जो x नॉट है इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. और ये जो x है ये हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, x नॉट एम्पलीट्यूड. और ये थीटा आपको गिवन एंगल दी जाएगी तो उसके हिसाब से आप x की वैल्यू हमें बता सकते हैं. उसके बाद मैंने एम्पलीट्यूड आपको बता दिया. नेक्स्ट वन आपके पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो आई जस्ट राइट इट डाउन हियर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल किया था, मैंने आपको प्रीवियस पेज पे समझाऊं. देखिए मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, जब वेलोसिटी जीरो होती है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है. तो इस चीज की निस्बत हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला बनता है, बहुत सारे फार्मूला बनते हैं, इसके 2-3 फार्मूला हैं वो मैं यहीं पर राइट डाउन कर लूंगा. तो इसका जो पहला फार्मूला बनता है वो ये बनता है कि v इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगी किसके, v नॉट कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, और ये जो v नॉट है, ठीक है, ये किसी पार्टिकल की वेलोसिटी होती है. और इस v नॉट को जो है हम लिख लेते हैं कैसे, v नॉट को हम लिख लेते हैं x नॉट इंटू ओमेगा. ये v नॉट बराबर होता है x नॉट ओमेगा के. ये मैं आपको एंगुलर जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट में समझा चुका हूँ, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में रिलेशन. तो मजीद डिस्कशन नहीं करेंगे, जस्ट मैं एक्सप्रेशन लिखता जाऊंगा. सो वेलोसिटी बराबर हो जाएगी v नॉट की जगह पर ये पुट करें तो इट बिकम्स x नॉट ओमेगा कॉस ऑफ थीटा. तो इसका एक एक्सप्रेशन ये बनेगा. ठीक है, एक एक्सप्रेशन ये बना हमारे पास, एक एक्सप्रेशन ये बना. वो गिवन क्वेश्चन देगा कि आपने कौन सी इक्वेशन पुट कर देनी है. और उसके बाद इसके एक थर्ड इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. और वो कौन सी होती है, वो होती है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रेटिकल ऑफ x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर.
तो इसकी थर्ड इक्वेशन बनेगी ये 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है। ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो भी एंगल के टर्म्स में है, नीचे वाली इक्वेशन भी एंगल के टर्म्स में, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पर ओमेगा का कॉन्सेप्ट गिवन है, एक्स नॉट एम्पलीट्यूड गिवन है, और लास्ट वन जो है उसमें आपने डिस्प्लेसमेंट का टर्म्स शो कर दिया है। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशंस हैं, ऊपर आपके पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा इसका जो डायरेक्शन होगा वो मोशन के अलॉन्ग ही होगा, तो फिर जिस डायरेक्शन में मोशन मूवमेंट होगी उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी की पजेज होगी। उसी के बाद हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, इसकी भी बहुत सारी इक्वेशंस हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की हम जो पहली इक्वेशन लिखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, वो हमें शो गई इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर भी मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, ए नॉट एंड साइन ऑफ थीटा। तो इसकी पहली इक्वेशन ये है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो पहली इक्वेशन हमें इसकी ये मिली। उसके बाद इसकी जो दूसरी इक्वेशन हमें मिलती है, वो दूसरी इक्वेशन हमें ये मिलती है कि हम ए नॉट की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, और ये लीनियर एक्सेलरेशन और जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में रिलेशन होता है। तो इसका फार्मूला बनेगा एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर होती है एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, और साइन थीटा को आप एज इट इज सेम रखेंगे, तो इसकी दूसरी इक्वेशन ये बनती है। उसके बाद जो है हम इसकी एक और इक्वेशन भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, और वो हमारे पास ये होती है कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये आप जो है वो प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको ज्यादा इतना नहीं फोकस करूंगा। आई हैव जस्ट टू एक्सप्लेन दोज इंपॉर्टेंट टर्म्स, मैंने वो इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने हैं। तो ये 3 इक्वेशंस आपने ध्यान रखनी है फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट वन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, ठीक है, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो चले हम टाइम पीरियड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ऑसिलेशन में हमारे पास टाइम पीरियड क्या होता है। जैसे वेव के टर्म्स में हम कहते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, तो यहाँ पर कहेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन मुकम्मल करने के लिए जो टाइम लगेगा हम उसको टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब इस टाइम पीरियड को हम मुख्तलिफ टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास टाइम पीरियड का रिलेशन बनेगा, वो टाइम पीरियड का हमारे पास रिलेशन बनता है इन टर्म्स ऑफ गिवन टाइम। जैसे आपके पास कोई गिवन टाइम हो, ठीक है, उसको हम n के साथ नंबर जितना गिवन होगा, ठीक है, उसके साथ नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ हम डिवाइड कर देंगे। सो n शोज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हियर, और ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो t को आप 1/fd जो है ना वो लिख सकते हैं, और इन दोनों की जो प्रोडक्ट होती है इसकी टाइम पीरियड की और फ्रीक्वेंसी की, देखिए फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर रही है, इस साइड आके मल्टीप्लाई करेगी, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके बराबर होगा, हमेशा 1 के बराबर, ऑलवेज इक्वल्स टू यूनिटी। तो भी ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, इसको भी आपने ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड का रिलेशन है। इसी तरीके के साथ हमारे पास एक और क्वांटिटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वहां पर वेव के टर्म्स में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, आप उसे कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन वर्डिंग हमारे पास चेंज, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में जितनी ऑसिलेशंस होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्स होती है। तो जो हम f को लिखेंगे वो हम किसके बराबर लिखेंगे, वो हम लिखेंगे 1/t के बराबर, ठीक है। जैसे t को हमने जो है वो स्मॉल t डिवाइडेड बाय n लिखा था, तो इसको हम n डिवाइडेड बाय स्मॉल t लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट है वो हमारे पास क्या होता है, हर्ट्ज, और टाइम पीरियड का होता है सेकंड, लेकिन ये इनवर्स है, तो हर्ट्ज बराबर हो जाएगा सेकंड इनवर्स के। अब कौन कौन सी क्वांटिटी है जिनका यूनिट सेकंड इनवर्स है, तो उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। और वो हमारे पास क्वांटिटीज कुछ ये हैं, हमारे पास पहली क्वांटिटी होती है डिके कांस्टेंट, ये रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर प्रोसेस में हम पढ़ाते हैं, डिके कांस्टेंट होता है। उसके बाद एक और क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिविटी, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी हो, अभी तो फिलहाल तो हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, कोई भी एक्टिविटी हो तो उसका यूनिट भी सेकंड इनवर्स होता है। और एक और क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसका यूनिट और फ्रीक्वेंसी का यूनिट सेम है सेकंड इनवर्स में, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हम कहते हैं उसको। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वहां से भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको जहन में रखने पड़ेंगे अबाउट देयर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जो हम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको एक फ्रीक्वेंसी का नाम बता दिया, लेकिन यहाँ पर एक और कांस्टेंट टर्म यूज होता है जिसको हम ओमेगा का नाम देते हैं, ठीक है। और ओमेगा जो है हमारे पास कहलवाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी
एंड समटाइम्स वी कॉल दिस वन एज एंगुलर वेलोसिटी, हम उसको एंगुलर वेलोसिटी का नाम भी दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको एज एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ओमेगा किसके बराबर होती है, ये ओमेगा बराबर होती है 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। ये जो 2 पाई हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम उसको लगेगा, ठीक है। तो 2 पाई को आप टोटल फेज भी कह सकते हैं अगर चाहें तो। भाई 1/t f के बराबर होता है, तो मैं इसकी इक्वेशन ये भी बना सकता हूँ 2 पाई f, तो फ्रीक्वेंसी को आप 2 पाई f के बराबर भी कर सकते हैं। उसके बाद ये ओमेगा जो है इसके बहुत सारे फार्मूलाज हैं, ठीक है। इसका जो मास स्प्रिंग सिस्टम में फार्मूला है वो ये होता है अंडर एटिकल k बाय m, यानी ओमेगा इन मास स्प्रिंग सिस्टम इज इक्वल टू अंडर एटिकल k बाय m। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इन मास स्प्रिंग सिस्टम, जब आपने क्या डिस्कस करना होगा, मास स्प्रिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करना होगा, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इन मास स्प्रिंग सिस्टम। लेकिन अगर मैं इसको सिंपल पेंडुलम में डिस्कस करूं तो सिंपल पेंडुलम में ओमेगा का जो आंसर है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है अंडर एटिकल g डिवाइडेड बाय l। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर एटिकल g बाय l। लेकिन ये किसके केस में है, ये है हमारे पास जो है वो सिंपल पेंडुलम के केस में होता है। ये एग्जांपल्स होते हैं एसएचएम के, मास स्प्रिंग सिस्टम हो गया, हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, या सिंपल पेंडुलम हो गया। तो सिंपल पेंडुलम जो है वो अंडर एटिकल g बाय l होता है, और अंडर एटिकल g बाय l ओमेगा की वैल्यू होती है हमारे पास। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपने यहाँ पर क्या करने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं केसेस के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद अगर इसके यूनिट पर आएंगे तो ये जो 2 पाई ये टोटल फेज होता है, और फेज को हम रिप्रेजेंट करवा लेते हैं रेडियन से, डिवाइडेड बाय ये टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड होता है, तो रेडियन पर सेकंड इसका क्या है हमारे पास यूनिट बन जाएगा इस केस के अंदर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अभी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर लिए अबाउट दीज टर्मिनोलॉजीज। इन टर्मिनोलॉजीज के मुतालिक हमने इन चीजों को क्या कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया यहाँ पर। अच्छा, ये हमने जो अभी ये कंडीशंस कुछ डिस्कस की, तो मैंने आपको वेलोसिटी का फार्मूला बताया अभी आपको, क्योंकि ओमेगा से मुझे एक जो है वो एमसीक्यू ज़हन में आ रहा है, तो मैं यहाँ से प्रीवियसली आपको जो है वो वी का एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ये देख लें, ये एक फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा, मैं रेड लाइन से डिनोट कर देता हूँ। ये देखें, वी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, ठीक है। तो चलें उसी पेज की तरफ हम चलते हैं। तो हमने अभी क्या देखा, हमने ये देखा कि जो वी नॉट है वो किसके बराबर है, एक्स नॉट ओमेगा। सो वी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, ठीक है। देखिए, वैसे वी नॉट एक्स नॉट के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं। यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है, अगर वेलोसिटी मिनिमम होती है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। लेकिन न्यूमेरिकली हम दोनों को बराबर कर सकते हैं। और कैसे बराबर कर सकते हैं, अगर हमारे पास ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, अगर हमारे पास ओमेगा की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए। याद रखिएगा, इफ ओमेगा इक्वल्स टू 1, ये ऑब्जेक्टिव है, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ये एमसीक्यू है कि इफ ओमेगा इक्वल्स टू 1, अगर ओमेगा 1 के बराबर आ जाए तो न्यूमेरिकली वी नॉट किसके बराबर आ जाएगी, वी नॉट बराबर आ जाएगी एक्स नॉट के। सो न्यूमेरिकली आपने इस ऑब्जेक्टिव को, आपने इस एमसीक्यूज को क्या करना पड़ेगा, जहन में रखना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिनको मुझे लगता है कि हमने मुकम्मल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया। ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और ये टोटली जो मैंने आपको फार्मूला बताए हैं ये ऑब्जेक्टिव ही है। हम आगे चल के जो है मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो के अंदर मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स करवाऊं, वरना अनदर वीडियो में आप देखेंगे कि उन्हीं फार्मूला की बुनियाद पर हमें क्या करवाना है, इनके ऑब्जेक्टिव्स को ही डिस्कस करवाना है। इज इट क्लियर? आगे की तरफ मूव करें, क्योंकि अभी मैंने वेव पैटर्न डिस्कस करना है इन 3 क्वांटिटीज का, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, एंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम। देखिए, मैं एक मरतबा प्रीवियस कर लेता हूं, आप देख लें। ये एक था जिसमें हमने टर्म्स को एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर मीन और एक्सट्रीम को शो कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर दिया, यहाँ पर मैंने वाइब्रेटरी मोशन के बारे में डिस्कशन कर दिया। तो मैंने स्टेप वाइज इन चीजों को जो है वो डिस्कस किया है आपके सामने। चलें, तो मैं अब आगे की तरफ हम चलते हैं, और आगे हम देख लेते हैं कि हमारे पास वेव पैटर्न कैसे बनता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एंड एक्सेलरेशन का हमारे पास। तो चलें, तो यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ कि अभी हमने वेव फॉर्म्स डिस्कस करने एसएचएम के। तो वेव फॉर्म्स ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन के हमने क्या डिस्कस करने हैं, वेव फॉर्म्स डिस्कस करने एट डिफरेंट एंगल्स, आप डिफरेंट एंगल्स कह सकते हैं उसकी। तो यहाँ पर मैं एक वर्टिकली लाइन शो कर दूंगा, वर्टिकली लाइन पर मैंने ये तीनों जो है वो टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करनी है, एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की, एंड डिस्प्लेसमेंट की। ओके, तो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा। हमारे पास एक ये होगी जो टाइम को शो करेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन।
दूसरी लाइन हमारे पास यहाँ पर होगी। अगेन इसको हम टाइम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जो है आगे चल के मैं इसी को अच्छा इसको एरेज कर ले, थोड़ा ऊपर बना देते हैं। इसी को जो ही मैंने आगे एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ एंगल, तो एंगल के टर्म्स में भी हम इस चीज को एक्सप्लेन करें। सो लेट मी डू दिस वन। ओके, सो आई होप कि ये सही बना होगा, लेकिन चलें ड्राइंग की तरफ ना जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो मैं इसको वैल्यू कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट और ये हमारे पास है टाइम, ठीक है। तो ये वर्टिकल एक्सिस में मैं डिस्प्लेसमेंट लिख लेता हूँ, यहाँ पर हम टाइम लिख लेते हैं। अभी हमने एक फंडामेंटल इक्वेशन पढ़ी डिस्प्लेसमेंट को टाइम पीरियड के टर्म्स में। तो ऑसिलेशन में हम क्या करते हैं, हमने टोटल टाइम को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया होता है, ठीक है। टोटल हिस्सों में हमने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया होता है। कैसे देखें, हमारे पास ये इसकी मीन पोजीशन थी, हम मीन पोजीशन को इसको कहां पर लेके आए, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेके। जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे तो इसको टाइम कितना लगेगा, t/4, ठीक है। फिर जब ये एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाएगा तो इसको टाइम लगेगा t/2। फिर मीन पर रुकेगा नहीं, बल्कि ड्यू टू इनर्शिया वो जाएगा किसी दूसरी एक्सट्रीम की तरफ। अब वो जो किसी दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो वहां पर उसको कितना टाइम लगेगा, 3t/4। और जब दोबारा वो एक्सट्रीम से सेम मीन पोजीशन की तरफ जाएगा तो उसको हम 1 वाइब्रेशन कहेंगे और उसको टाइम लगेगा कैपिटल टी। तो हमने कैपिटल टी को 4 हिस्सों में दरहकीकत यहाँ पर डिवाइड कर दिया। यहाँ पर मैं वो 4 जो है ना पार्ट्स लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक गिवन टाइम होगा जिसको हम t/4 कहेंगे इन ऑल, सबके लिए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास t/4 है। और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड गिवन टाइम था वो कितना था, t/2, करेक्ट वन। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड टाइम में यहाँ पर लिखना चाहूंगा, तो ये हमारे पास है t/2। और थर्ड टाइम को हमने कितना कहा था, 3t/4। वैसे भी देखिए आप t/4 ऐड करते जाए सब में तब भी सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 3t/4। और एट द एंड हमारे पास कितना टाइम बना, टोटल टाइम विच इज कैपिटल टी। सो टाइम पीरियड बना हमारे पास इस निस्बत में। अब डिस्प्लेसमेंट को हमने कैसे शो किया था, हमने शो किया था इन टर्म्स ऑफ वेव पैटर्न के हिसाब से। देखिए जो x है वो किसके बराबर है, जो x है वो बराबर है x0 साइन ऑफ थीटा। आप एंगल की मुख्तलिफ वैल्यूज रखते जाए। अगर मीन पोजीशन पर होगी तो एंगल 0 होगी, अगर एक्सट्रीम पर चली जाएगी तो एंगल 90 हो जाएगी। इस निस्बत से आप वैल्यूज को पुट करते जाए। तो जब हम थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x 0 हो जाएगा, बिकॉज साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास मीन पोजीशन से ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। फिर जब हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये मैक्सिमम होता जाएगा, और जब ये मैक्सिमम होता जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा किसी सर्टेन पॉइंट पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा और एक्सट्रीम पोजीशन पर ये बराबर होगा पॉजिटिव x0, ठीक है। फिर दोबारा ये कहाँ पर आएगा, देखें ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ आया, फिर एक्सट्रीम से कहाँ पर लौटेगा, मीन की तरफ लौटेगा। मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, देखिए आप अभी क्या होगा, हमने इसको मीन से एक्सट्रीम की तरफ लेके गए तो हमारे पास x0 हो गया, ठीक है। फिर ये एक्सट्रीम से मीन की तरफ लौटेगा तो 0 होगा दोबारा, तो यहाँ पर वो t/2 में 0 हुआ। फिर वो मीन पर रुकेगा नहीं, वो दूसरी एक्सट्रीम पर चला जाएगा विच इज नेगेटिव x0। तो इसको मैं नीचे की तरफ यहाँ पर लेके आऊंगा ऐसे, नेगेटिव x0। तो ये वाला पार्ट है -x0। फिर -x0 के बाद दोबारा वो कहाँ आएगा, मीन पोजिशन की तरफ आएगा, तो दोबारा वो t की तरफ यहाँ पर लौटा है। तो हमें ये इसका एक वेव पैटर्न मिल गया, ठीक है। तो इसकी जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो इक्वेशन कौन सी है, वो इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू x0 साइन ऑफ थीटा। आप एंगल की बुनियाद पर भी इसको लिख सकते हैं। पहले 0 डिग्री की एंगल थी, उसके बाद कितनी एंगल होगी, 90 की डिग्री होगी, फिर 180 हो जाएगी, फिर 270 हो जाएगी, फिर 360 हो जाएगी। जो 90 की डिग्री होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं π/2, ठीक है। जो 180 होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पाई। जो 270 होती है उसे हम क्या कहते हैं, 3π/2। और जो 360 होती है उसे हम क्या कहते हैं, 2π कहते हैं। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अच्छा सेकंड हम बात करते हैं वेलोसिटी और टाइम की ग्राफ के अंदर, सही है। अब वेलोसिटी और टाइम की ग्राफ के अंदर क्या होगा, सिर्फ कंडीशन चेंज हो जाएंगी, ठीक है। और वो ये होती है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है v0 cos ऑफ थीटा। वैल्यूज पुट करें तो पहले मैं cos थीटा की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो v बराबर हो जाएगा v0 के, क्योंकि cos 0 1 के बराबर होता है। यानी मैक्सिमम वेलोसिटी से ये चीज स्टार्ट होगी। यानी मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम व्हिच इज इक्वल टू v0, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन टाइम का सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा। उसके बाद दोबारा ये कहाँ पर आके लौटेगा, ये जब मीन मतलब ये मीन पर मैक्सिमम एक्सट्रीम पर जाएगा तो 0, एक्सट्रीम से फिर दोबारा कहाँ जाएगा, फिर दोबारा मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैक्सिमम करना होगा, तो इसको मैं यहाँ से ऐसे अरेंज कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास मीन बन जाएगी, ये हमारे पास एक्सट्रीम बन जाएगी। एक्सट्रीम के बाद दोबारा क्या बन जाएगी, मीन बन जाएगी। और मीन के बाद फिर दोबारा क्या बन जाएगी, एक्सट्रीम बन जाएगी। एक्सट्रीम के बाद फिर दोबारा क्या बन जाएगी, मीन बन जाएगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट था इसमें। देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें जो एंगल स्टार्ट हुई थी वो कितने की हुई थी, 0 डिग्री की। इसमें वो कितने की एंगल स्टार्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ, विच इज π/2 यानी 90 डिग्री।
तो इसमें जो फेज लीड करेगा ना वेलोसिटी, वो कितनी करेगा, वो करेगा π/2 की, है ना, π/2 की ऊपर वाली एंगल बनती जाएगी। और अगर हम एक्सेलरेशन शो करें तो अभी हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, माइनस ए नॉट साइन थीटा हम उसे कह सकते हैं। माइनस का मतलब है कि इट ऑलवेज एक्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो उसका जो ग्राफ सेम डिस्प्लेसमेंट वाला ही बनेगा, लेकिन उसके अपोजिट पैटर्न में बनेगा। अपोजिट पैटर्न में कुछ यूं बनेगा, यहाँ पर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर उसके बाद जीरो बन जाएगा, फिर उसके बाद मैक्सिमम, और दोबारा फिर जीरो। तो ऐसा कुछ पैटर्न हमें नजर आएगा माइनस की निस्बत, क्योंकि वो जो है वो नेगेटिव एक्सिस में चला जाएगा। ठीक है, देखें एक्स नॉट और एक्सलेशन का सेम ही ग्राफ है, लेकिन नेगेटिव कॉन्सेप्ट होने की वजह से अपोजिट इन फेज है हमारे पास। तो हम फेज डिफरेंस भी यहाँ से निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे अगर हमें फेज डिफरेंस चाहिए तो यहाँ से साइड से मैं इसको इरेज करके मैं थोड़ा सा फेज डिफरेंस बनाना चाहूंगा। देखिए आप एंगल पुट करें तब भी सेम आंसर आएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा टाइम पीरियड का केस, तो आप एंगल पुट करेंगे, यू गॉट द सेम रिजल्टेंट दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फेज डिफरेंस एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि हमारे पास यहाँ पर फेज डिफरेंस बनेगा मुख्तलिफ क्वांटिटीज के बीच में। तो पहला हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो किसके बीच में है, वो है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। भाई वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अभी आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट 0 से स्टार्ट हुआ था, वेलोसिटी π/2 से स्टार्ट हुई थी, तो फेज डिफरेंस बनेगा π/2 यानी 90 डिग्री। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी देखें तभी भी सेम ही बनेगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का सेम ही ग्राफ था, सिर्फ नेगेटिव एक्सिस का चक्कर था हमारे पास। तो इसका भी क्या बनेगा, इसका भी बनेगा π/2। लेकिन अगर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का चाहिएगा तो ग्राफ सेम ही बनेगा, लेकिन नेगेटिव की तरफ गया था, तो इस वजह से हम पाई यानी 180 डिग्री की बात करेंगे। तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री, या आप उसको पाई की वैल्यू भी कह सकते हैं। तो ये वेव फॉर्म्स आपको समझने होंगे केसेस में। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव वेव फॉर्म से बन सकते हैं, और ये जो फेज डिफरेंस मैंने अभी ऑब्जेक्टिव्स में आपको बताया, ये लाजमी आपको याद होना चाहिए। ये फेज डिफरेंस इन क्वांटिटीज के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को लीड करेगी किसके हिसाब से, π/2 के हिसाब से, 90 डिग्री के हिसाब से। ऐसे ही जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान में फेज डिफरेंस बनेगा वो भी सेम ही बनेगा, π/2, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो बनेगा वो 180 बनेगा पाई रेडियंस के बराबर का। तो ये समझना है आपको इस केसेस के अंदर। इज इट क्लियर, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है और समझना है चीजों को। चलें आगे की तरफ हम मूव कर लेते हैं, और आगे हमारे पास जो है वो ग्राफ बनता है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में। तो इस चीज को हम जो है ना यहीं पर ही खत्म कर लेंगे। उसके बाद जो है हम कुछ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स के बारे में भी डिस्कस करना चाहेंगे। तो चलें अभी हम मेजर डिस्कशन जो अपना स्टार्ट करते हैं, वो हम आगे स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ क्या बनेगा। देखिए एक फंडामेंटल इक्वेशन बनती है, वो जो हमने पढ़ी थी अभी, माइनस इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ओमेगा को अगर हम कांस्टेंट रखें तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगी एक्स के टर्म्स के हिसाब से। देखें अभी कॉन्सेप्ट देखिएगा मैं कैसे समझा रहा हूँ। देखें अगर मैं एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पुट करूं, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पुट की जाए यहाँ पर, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एक्सेलरेशन का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव रखता, एक्स की जगह पर नेगेटिव रखता, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाती, पॉजिटिव आ जाती। करेक्ट वन, तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो अगर मैं एक्सेस बनाना चाहूँ दोनों की, तो दोनों की अगर मैं एक्सेस बनाना चाहूँ तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। बात ये है कि ग्राफ बनेगी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो लेकिन वो किस क्वाड्रेंट से स्टार्ट होगी और किस क्वाड्रेंट पर खत्म होगी। देखिए जो सेकंड क्वाड्रेंट में उसमें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट से ये चीज स्टार्ट होने वाली है, और खत्म कहां पर होने वाली है, नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पर खत्म होगी। तो जो ग्राफ आपको मिलेगा इनके बीच में वो स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलेगा। ऐसे क्यों मिला, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वो क्वाड्रेंट वाला किस्सा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाएगी, ये देख लें। और अगर हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाला केस। तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगी। तो ये ग्राफ बनेगा किसके बीच में, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ठीक है, इसी तरीके के साथ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ चाहिए, तो उस ग्राफ को हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे, लेकिन इसका जो ग्राफ बनेगा वो इलेप्टिकल बनेगा। वो कैसे बनेगा, इलेप्टिकल। इलेप्टिकल कुछ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे इस पैटर्न के साथ। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है। ऐसे क्यों बनता है, क्योंकि वो जो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, अगर वेलोसिटी जीरो होती है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है। तो इन चीजों को सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना। इज इट क्लियर।
ये समझ आए दो ग्राफ्स, ये याद रखिएगा दोनों ऑब्जेक्टिव्स, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। हाँ, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी सेम इलिप्टिकल ग्राफ ही बनेगा, सेम ही कॉन्सेप्ट है दोनों का। तो ये चीज हमने यहाँ पर आगे एक्सप्लेन कर ली अबाउट दीज टर्म्स। चलें, उसके बाद हम एनर्जीज के बारे में फाइनली डिस्कशन कर लेते हैं, तो हमारा ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट कि हमने एक्सेलरेशन के टर्म और जो है ना एनर्जीज के टर्म्स में इन चीजों को कैसे एक्सप्लेन किया। अभी मैंने आपको बताया कि इसकी जो टोटल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी को हम कांस्टेंट ही एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंट फार्मूलाज बन सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम और मिनिमम की बात करूं, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, अगर आपको पोटेंशियल, सबसे पहले मुझे ये बताएं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर, करेक्ट वन। तो इसका फार्मूला बनेगा 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो चाहिए तो उसको हम मिनिमम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी जीरो के। ये कहां पर होगी, एट एक्सट्रीम पोजीशन, और ये कहां होगी, एट मीन पोजीशन। इसी तरीके के साथ अगर मैं कहूं कि मुझे इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस, तो उसका फार्मूला क्या बनता है, उसका फार्मूला बनता है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पीई नॉट, मैक्सिमम जो होती है, और साइन स्क्वायर थीटा की हम एंगल यूज करते हैं, ये भी एंगल के हिसाब से चेंज होगी, ठीक है। तो आप ये जो मैंने अभी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात की है, वो उसकी टोटल एनर्जी भी बन सकती है, क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, तो इसको मैं टोटल एनर्जी भी कह सकता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम है वो दर हकीकत टोटल एनर्जी होती है, उसको हम साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस की आपके पास ये इक्वेशन भी है, ठीक है। इसी तरीके के साथ अगर हम काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करना चाहें, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, वो अगर मीन पोजीशन की बात करें तो मीन पोजीशन पर होती है हमारे पास 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, मीन पोजीशन पर, क्योंकि मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर। और जो काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है वो कहाँ पर होती है, वो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर। और अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो इसके फार्मूला में हम क्या यूज करेंगे, इसके फार्मूला में यूज करें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी नॉट, ज्यादा से ज्यादा, और अगर हम, और इसमें हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को आप टोटल एनर्जी कह सकते हैं, तो टोटल एनर्जी इनटू कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा, यानी इसका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वाला सेम ही पंगा है। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रही है, अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी फिर भी क्या रहेगी, इनकी कांस्टेंट ही रहेगी। तो ये कुछ रिलेशंस आपको याद करने, और इसका एक और रिलेशन बनता है, इस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान में हम रिलेट कर सकते हैं, दोनों को रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन 2। भाई इक्वेशन 1 को अगर इक्वेशन 2 डिवाइड करें तो देखें पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये देखें टोटल एनर्जी में खत्म हो जाएगी, और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो जल्दी से बता दें, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा नहीं, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगी। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी एट एन इंस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे आपने इन रिलेशंस को ध्यान में रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपने अंडरस्टैंड करना है इन चीज़ों के साथ रिलेटेड। इंशाल्लाह इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक आपने जो है ना इस चीज़ की थ्योरी को क्लियर करना है, जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक ये चीज़ आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। टाइम पीरियड के मुतालिक मैंने 2 ऑब्जेक्टिव सेंड किए थे इसी लेक्चर सीरीज के अंदर, काइंडली वो देख लें, ठीक है। इसी को ही जो मैं ऑब्जेक्टिव की बुनियाद पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।